क्लास 12 नरेशन की सीरीज़ में जो है लगभग अंत की ओर है। उसमें से सभी सेंटेंसेस को समाप्त किया है और उसी सेंटेंसेस की श्रेणी में जैसे कि बता दिया था लास्ट वीडियो में, ये कहा गया था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद जो है मिसलेनियस रूल्स चलेंगे। तो मिसलेनियस रूल्स का मतलब क्या है कि किसी का भी हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस का हो सकता है, इंट्रोगेटिव का हो सकता है, एक्सक्लामेटरी का भी हो सकता है, ऑप्टेटिव का भी हो सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि दिस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करके दैट कर देते हैं। इसी तरह से इसके से संबंधित जो है एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है कि पार्ट 19 के अंतर्गत, नरेशन के पार्ट 19 के अंतर्गत जो है रूल्स को देखना है। अब इनमें से किसको किस तरह से बदलना है वो थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, और ये बताना चाहेंगे कि इनको जो है लोग शायद नहीं करवाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, इनको भी सीख लेते हैं। पेपर में क्या है कि जब एग्जामिनर का मन होता है थोड़ा सा पेपर कठिन बनाया जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को डाल देता है या ऐसे सेंटेंसेस को रख देता है तो थोड़ा सा लोग कठिन मानने लगते हैं, पर है नहीं। क्योंकि इनमें क्या होता है कि हल्का अंतर होता है, लेकिन जब सेड का चेंजेज किया जाता है तो कुछ किस तरह से होता है, तो बस इन्हीं को समझना है इस मिसलेनियस में। और इसके बाद देख लेते हैं अपना डायरेक्ट स्पीच में अगर इस तरह है तो किस तरह से इसका परिवर्तन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 के माध्यम से जैसे हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आ जाए, मैं शब्दों को विशेष ध्यान देना है। एक नोट्स भी बनाते रहें बराबर स्टूडेंट्स, जो नहीं बनाए तो बना लें उसको। क्या कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नून आ जाए, गुड इवनिंग आ जाए। भाई 3 है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग है, गुड नून है और गुड इवनिंग। एक चौथा भी होता है गुड नाइट, जो यहाँ से मिस है। तो वो क्यों मिस है, उसका कारण यह है कि उसका रूल जो है अलग लगता है। पर यहाँ पे 3 को देखना, मॉर्निंग है, नून है और इवनिंग है, ये आफ्टरनून का है। इसके बाद विवाह के बाद त्यौहार भी आ जाता है। कोई त्यौहार है या फिर कोई शुभकामनाएं दी जाए। शुभकामनाएं किस प्रकार होती हैं, जैसे कि किसी की बर्थडे का शुभकामनाएं या सालगिरह की शुभकामनाएं, जैसे भी शुभकामनाएं समझते ही हैं। अगर शुभकामनाएं दी हों, क्या क्या दिया हो, गुड मॉर्निंग दिया हो, गुड नून दिया हो, गुड इवनिंग, विवाह, त्यौहार, शुभकामनाएं समझते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या होता है दी हो, तो इनडायरेक्ट बनाने में करना क्या है, सेड आए या सेड टू आए। तो वहाँ पर क्या होगा, इनके स्थान पर बदल करके क्या कर देंगे, विश्ड कर देंगे, विश्ड कर देना है। और कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर कुछ भी नहीं लगाते। अगर कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर कुछ नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब फिर करेंगे क्या, करना क्या है वहाँ पर कि जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होगा उसको तुरंत इसके बाद लिख देंगे। अर्थात अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे रिपोर्टेड स्पीच को, और यदि ऑब्जेक्ट ना दिया होगा तो विश्ड के बाद लगा देंगे। सिंपल सी बात है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले जो है रूल नंबर 1 के माध्यम से समझा गया विश्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना है। तो गुड मॉर्निंग दिया हो, गुड नून दिया हो, गुड इवनिंग दिया हो, विवाह हो, त्यौहार हो, या फिर शुभकामनाएं दी जाए, जैसे नए वर्ष की शुभकामना दिया जाए, या फिर किसी की बर्थडे की शुभकामना दिया जाए, किसी के शादी के सालगिरह की शुभकामना दिया जाए, तो इनके लिए जो है सेड आए या सेड टू आए, वहाँ पर जो है विश्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इनको देखते हैं पहले गुड मॉर्निंग वाले को। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले इसको हल करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जिसकी बात कर रहा था गुड मॉर्निंग आया है, और जब गुड मॉर्निंग आया तो ऐसे में सेड अगर आया है या सेड टू आया है, इसके स्थान पर क्या कर देना है, विश्ड। तो यहाँ पर आ जाता है विश्ड, और फिर लिखा है मी। उसने बताया कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर कुछ नहीं लगाते। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच को उतार देंगे, कुछ इस तरह से इसका परिवर्तन करेंगे। ये हुआ। अब इसके बाद उसी में दिया है, अब चाहे गुड नून आ जाए मान लीजिए यहाँ पर, या गुड इवनिंग आ जाए, तब भी परिवर्तन ऐसे होगा, यानी सेम होगा, यानी विश्ड होगा और कुछ नहीं है। अब बात आती विवाह की, त्यौहार की। तो त्योहारों के अंतर्गत देखा गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल त्यौहार का भी ले लिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वैष्णवी सेड हैप्पी होली, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर त्यौहार है,
तो बताया गया अगर त्यौहार भी दिया हो तो त्यौहार के लिए भी सेड आए या सेड टू आए, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना होगा? विश्ड का करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वैष्णवी सेड, तो अब यहाँ पर जो सेड है इस त्यौहार को देखते हुए वहाँ पर जो है विश्ड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे है। ये यहाँ पर है वैष्णवी, इसके बाद होगा विश्ड। विश्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा आज के स्थान पर कुछ नहीं लाना है, तो ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच को तुरंत लिख लेंगे। पर इस पे क्या है कि एक अगर त्यौहार दिया है, फेस्टिवल दिया है, तो वहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे। वहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे। कब करेंगे? जब किसी फेस्टिवल के बारे में बताया जाए या त्यौहार को दिखाया जाए। तो आ हैप्पी होली, कुछ इस तरह से, और फुल स्टॉप। तो ये रहा अभी तक रूल नंबर 1 के माध्यम से समझा गया कि क्या क्या करने से विश्ड करना है। तो ये सब लिखे। अब रूल नंबर, आप इसको रूल नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि अपनी नोट्स में कैसे लिखेंगे। रूल नंबर 2 को देखते हैं। वहाँ पर ये लिखेंगे, बोले दे रहे हैं या साथ में नोट करते चलें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इतना लिखना है, गुड नाइट और गुड बाय दिया, क्या लिखना होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट और गुड बाय दिया हो तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो वहाँ पर सेड आए या सेड टू आए, यानी सेड या सेड टू के स्थान पर अब करेंगे बेड। तो क्या बनेगा पूरा रूल, एक बार ध्यान से सुनते हैं। ये कहा गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट आए या गुड बाय आए तो वहाँ पर क्या करना होगा? सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रयोग कर देंगे बेड का। तो बस इस तरह से कुछ अपने हिसाब से स्टूडेंट जो है नोट बना लेंगे, क्योंकि इस पे लिखा नहीं गया है, बाकी ऐसे ही है। तो अब क्या करना है, गुड नाइट और गुड बाय का जो है अलग, जैसा कि पहले भी बता दिया कि यहाँ पे 3 तो मिल रहे हैं, चौथा मिस था, और चौथा इसलिए मिस था क्योंकि चौथे का रूल जो है हट के क्या है कि गुड मॉर्निंग आए, चाहे गुड नून आए या फिर गुड इवनिंग आए, तो वहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड कर देते हैं। पर अगर गुड नाइट आ जाए तो वहाँ पर फिर सेड के स्थान पर या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? अब बेड का करेंगे। इसलिए इसका रूल जो है अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये तो मान लीजिए नमस्ते के लिए होती हैं, और गुड नाइट जो हुआ करता है वो विदा लेने के लिए होता है, और जब विदा लेने के लिए होता है तो बेड का अर्थ ही होता है विदा लेना। तो इसलिए इसको अलग बनाया गया। तो देख लीजिए कैसे परिवर्तित होना है। सी और यहाँ पर लिखा है गुड नाइट, तो सी गुड नाइट को देखते हुए सेड के स्थान पर क्या करना होगा? बेड। सी बेड, गुड नाइट, ऐसे करके कर दिया गुड नाइट। और इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा वाक्य है टेक केयर। उसने कहा देख गुड नाइट टेक केयर, तो टेक केयर का मतलब क्या है? देखभाल, मतलब अपना ख्याल रखना। तो ऐसे में उसने सलाह भी दिया। खुद समझिए सेंटेंस में कैसे आया है कि गुड नाइट तो बोला ही है, साथ में एक एडवाइस दे दिया है कि टेक केयर। तो एडवाइस्ड दिया है तो इसलिए एंड एडवाइज्ड, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? एडवाइज्ड। और अब टेक केयर को स्टूडेंट्स स्वयं बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो अगर नहीं जान पाए हैं, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है तो वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और जब इम्परेटिव सेंटेंस हो तब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाते हैं। मान लीजिए ये वाला वाक्य नहीं है, सी सेड टेक केयर, इतना होता तो भाव क्या आ रहा है? सलाह का। सलाह के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग कर देते और बाकी आगे का उतार दिया जाता। तो क्या लिखना है? टू टेक केयर। कुछ इस तरह से इसको परिवर्तित करेंगे। इस वाक्य में 2 सेंटेंसेस को दिखा दिया गया है, तो दोनों के लिए अलग अलग जो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से परिवर्तन रहा गुड नाइट वाले का। एडवाइज्ड क्यों आया तो अच्छी तरह से जान चुके हैं। और अब चाहे गुड नाइट हो चाहे गुड बाय हो, उसमें सेड आए या सेड टू आए, उसके स्थान पर बेड करना होगा। अब रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं रूल नंबर 3 यहाँ पे डाले दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे नोट करेंगे तो बताते हैं। लिखेंगे क्या? अगर रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेसन, थैंक या थैंक यू
आ जाए तो फिर वहाँ पर सेड के स्थान पर इन्हीं को सेकेंड फॉर्म मानते हुए, यानी ये लिखा है, इन्हीं सेड के स्थान पर कांग्रेचुलेसन दिया हो तो वहाँ पर कांग्रेचुलेटेड कर देंगे, और यदि थैंक दिया हो तो वहाँ पर थैंक्ड कर देंगे। तो ये रूल रहा अभी तक कांग्रेचुलेशंस का और थैंक का। तो क्या करना है, सेड के स्थान पर इन्हीं का सेकेंड फॉर्म मानते हुए लगा देंगे जैसा कि लिखा हुआ। पर स्टूडेंट्स लिखने की शुरुआत कहाँ से करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेसन और थैंक दिया हो तो सेड के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड और थैंक्ड लिख देते हैं। ये वाला कुछ इस तरह से नोट करेंगे। अब इनसे संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब पहला एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है इसमें, यानी इससे संबंधित पहला एग्जाम्पल है और आखिरी भी है, एक एक दिखाए जा रहे हैं, एक एक में कन्फर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स का। कांग्रेचुलेशंस होना चाहिए, तो कांग्रेचुलेशंस कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, जब कांग्रेचुलेशंस दिया हो या थैंक दिया हो, थैंक यू दिया हो, तो वहाँ पर सेड के स्थान पर ही इन्हीं का सेकेंड फॉर्म मानते हुए लिख देते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं देखेंगे। सी सेड टू में लिखा है, तो यहाँ पर जब कांग्रेचुलेसन आगे लिखा हुआ है, ऐसे में सेड टू के स्थान पर आ जाएगा कांग्रेचुलेटेड, तो ये हो जाएगा कांग्रेचुलेटेड। फिर क्या लिखा हुआ है, मी। अब यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। अब इसी सेंटेंस को एक बहुत मुख्य बात बताते हैं, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हो सकता है कि जब कांग्रेचुलेशंस दिया हो या थैंक दिया हो तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिस कर दें, यानी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो ऐसे में अपनी तरफ से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा रहेगा। इसलिए जब ऑब्जेक्ट ना दे के आए, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे सी सेड कांग्रेचुलेशंस दिया होता, तो ऐसे में अपनी तरफ से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है मान लिया जाता। इस तरह से इनको भी करेंगे। और अब इसी मिसलिनियस रूल्स में आगे बढ़ते बढ़ते इस सेंटेंस को भी करेंगे। पर इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। ये वाली सारणी को, ये सारणी क्या है, इसको किस तरह से मतलब परिवर्तित करते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, इसको बड़े आसानी से लोग करते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी दिखाया गया है कि कुछ अधूरा ना रहने पाए। इसके बाद भी और भी रूल्स अभी शेष रहेंगे, उन रूल्स को भी पढ़ते हैं इनके तुरंत बाद। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, इसी को ध्यान से समझना है, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाने में दिस को हटा के उसके स्थान पर क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। और यदि डायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच में दीज दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में दीज के स्थान पर दोज कर देंगे। और यदि हियर दिया हो तो देयर कर देंगे, नाउ दिया हो तो देन कर देंगे, दस दिया हो तो दस के स्थान पर सो कर देंगे, हेंस दिया हो तो देंस कर देंगे, टुडे दिया हो तो दैट डे कर देंगे, टू नाइट दिया हो तो दैट नाइट कर देंगे। यहाँ पर खास या मेन पॉइंट ये है टू और टू को, इन टू हट के क्या लग जाना है, दैट, टू हट के क्या लग जाना है, दैट। अगर यस्टरडे दिया हो, यस्टरडे मतलब क्या है, बीता हुआ कल, तो ऐसे में यस्टरडे के 2 पॉइंट्स हैं। यस्टरडे के 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अगर यस्टरडे आ जाता है तो उसके स्थान पर यस्टरडे को हटा के द लास्ट डे भी कर सकते हैं। और यदि लास्ट डे ना करें तो द प्रीवियस डे कर दें, लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना है, चाहे द लास्ट डे कर दें या फिर द प्रीवियस डे कर दें। और इसी तरह से फिर लिखा है टुमारो, यानी आने वाला कल है, तो आने वाले कल के जो है टुमारो को चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये चेंज होके किस में जाता है, इनडायरेक्ट में। और इसी तरह से अगर एगो आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो एगो को चेंज कर देंगे किस में, इनडायरेक्ट में या बिफोर में। तो कुछ इस तरह से ये सारणी बनी हुई है। इसका परिवर्तन किस तरह से होता है, तो इनके भी ढेर सारे एग्जाम्पल अभी और करवाए जाएंगे। इसका मात्र केवल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये लिखा है सामने। ये जब एक्सरसाइज स्टूडेंट्स करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर किसी न किसी सेंटेंस में कोई ना कोई लगा मिलेगा, तो उनको लगा के नहीं रखना है, उनको हटाना है। और हटाने के बाद कौन किस में जाता है, इस सारणी को लर्न करें और उसी के माध्यम से उसको वहाँ पर यूज करें। ये ज़रूरी है। अगर नरेशन में इनको चेंज नहीं किया गया तो सेंटेंस जो है काट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं कि इनका परिवर्तन किस तरह से होना। तो इस पूरे सेंटेंस में जो लिखा हुआ है केवल एक को दिखाया गया, और वो क्या है, दिस है। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को चेंज कर देंगे दैट में। तो देखिए कैसे ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बदलने से पहले, क्योंकि अचानक जो है सेंटेंस चेंज हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी सब्जेक्ट या प्रोनाउन से होती है तो वहाँ पर प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है।
तो वहाँ पर प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव केस है यानी, तो वहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होता है और असर्टिव सेंटेंस में सेड आ जाए और उसके आगे टू दिया हो तो टोल्ड हो जाता है। और यदि सेड है आगे टू या ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब टू और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ऐसे में ये चेंज नहीं होता है। तो सेड जो है सेड बना रहेगा। और इसके बाद असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ले आएंगे दैट। और फिर देख लेते हैं इसमें पर्सन भी आया है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या आया है, सी, इसलिए आई के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा सी। जैसे कि अब सभी स्टूडेंट्स जान चुके हैं कि हैज है चेंज होता है हैड में, तो यहाँ पर कर देंगे हैड। हैड के बाद फिर लिखा हुआ है कंप्लीटेड, यहाँ पर ले आते हैं कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद बस इसको दिखाने के लिए दिखाया गया था और कुछ नहीं इसमें, कि अगर दिस आया हो तो दिस को चेंज कर देना है, दैट में करेंगे और दैट के बाद वर्क कर देंगे। ये रहा अभी तक का चेंजेज दिस वालों का या फिर इनका जितने भी बने हुए हैं। तो यही नहीं, अब कोई भी अगर मिल जाए डायरेक्ट स्पीच में, मान लीजिए यस्टरडे मिल जाता है तो यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में या फिर द लास्ट डे में। तो इस तरह से मिसलेनियस रूल्स की श्रेणी में रूल नंबर 3 तक पहुँचे हैं। रूल नंबर 3 के बाद अभी भी मिसलेनियस रूल्स जारी रहेंगे। तो इसके बाद भी देखते हैं, अभी ऐसे ऐसे रूल्स आने वाले हैं कि किस तरह से उनका परिवर्तन होगा और वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो बस